हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखते हैं, आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसे लिख सकते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों को या हाइड्रोकार्बनों का नामकरण कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखो, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने की दो पद्धतियां होती है। एक होती है निरर्थक पद्धति, ट्रिवियल सिस्टम। एक होता है IUPAC नाम पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये पद्धति होती है। तो दो पद्धतियां होती है कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने की। एक होती है निरर्थक नाम पद्धति, ट्रिवियल सिस्टम, इसी को हम कहते हैं साधारण नाम पद्धति, जनरल, इसे साधारण नाम पद्धति कहते हैं। इस देखो, निरर्थक नाम पद्धति क्या होता है, किसी का नाम, कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने का तरीका होता है, दो तरीका होता है, दो पद्धतियां होती है। जब रसायन विज्ञान का विकास हुआ तो बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों की जब ज्ञान होने लगा, हमें बहुत सारे कार्बनिक यौगिक की जानकारी जब होने लगा, तो उनका एक स्पेशल नाम, उनका एक अलग नाम रखना आवश्यक था। किस नाम से किसे बुलाया जाए या किस नाम से किसका नाम क्या रखा जाए। तो वैज्ञानिकों के मन में विचार आया कि कार्बनिक यौगिकों का नाम रखा जाए। तो कार्बनिक यौगिकों का नाम रखने का सबसे पहला जो क्रम चालू हुआ वो था साधारण पद्धति या निरर्थक नाम पद्धति, ट्रिवियल सिस्टम। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नाम उनके उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, जहां से निकल रहे हैं, जैसे दलदल से निकल रहे हैं, उसका नाम दलदल का इंग्लिश में नाम होता है मार्सी लैंड। दलदली स्थान से पाए जाने का नाम मार्स गैस पड़ गया, उसका दलदल से मेथेन का नाम पड़ गया, मेथेन। दलदली स्थान पर पाया जाने से मार्स गैस, मार्स पड़ गया, इसका नाम मार्स गैस, मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। इसी प्रकार CH3HCOOH एसिटिक अम्ल पड़ गया। एसिटिक अम्ल क्या है, सिरक चीटी, जो चीटियाँ होती है, सॉरी, इसी प्रकार आपका एसिटिक अम्ल नाम पड़ गया, सिरके की तरह खट्टा होने के कारण सिरका होता है CH3COOH, इसका नाम एसिटिक अम्ल है। एसिटम मतलब होता है विनेगर, मतलब सिरका होता है एसिटो, तो इसलिए इसका लैटिन नाम से इसका नाम पड़ गया एसिटिक अम्ल, क्योंकि ये सिरके की तरह खट्टा होता है, और सिरका एसिटिक अम्ल, इसका नाम पड़ गया CH3COOH का। इसी प्रकार चीटियों के आसवन से, चीटियों के प्रवादी आसवन के, चीटियों का जब आसवन किया गया तो एक प्रकार का अम्ल बना, उसका एक प्रकार HCHO बना, उसका नाम फार्मिक अम्ल हो गया। फार्मिका मतलब होता है चीटियाँ, चीटिए का आसवन से बना तो इसका नाम फार्मिक अम्ल। तो वही नाम कह रहे हैं कि साधारण नाम पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नाम किसी विशिष्ट गुण के आधार पर या उनके उत्पत्ति के आधार पर या पहले से ज्ञात यौगिक से उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समानता के आधार पर या अन्य किसी विशिष्टता के आधार पर उनका नाम रख देते हैं। इनमें कोई तरीका नहीं होता। दलदल से पाए थे तो मार्सिक, दलदल को मार्सिलैंड कहते हैं, उसका नाम मार्स गैस पड़ गया। चीटियों का लैटिन नाम फार्मिक होता है, चीटियों से निकलता है, उसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ गया। एसिटिक अम्ल है, खट्टा होता है, एसिटिक विनेगर, सिरका, इसका लैटिन नाम होता है एसिटिक एसियो, इसलिए नाम इसका पड़ा एसिटिक अम्ल पड़ गया। तो साधारण नाम पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नाम जनरली नाम उनके स्रोत के आधार पर रखा जाता है, कहाँ से निकल रहे हैं उनके आधार पर रखा जाता है, या फिर वह पहले से ज्ञात यौगिक से समानता रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। अगर रख रहे हैं तो उनके आधार पर, तो पहले से प्राप्त यौगिकों से समानता या समानता, प्रत्यक्ष समानता या प्रत्यक्ष से असमानता रख रहे हैं उनके आधार पर, नहीं तो उन्हें किसी विशिष्ट गुण के कारण उनका नाम अम्ल खट्टा है तो अम्ली रख दिए, इसके आधार पर नाम रखा जाता है। यह कोई ज़्यादा विशेष तकनीकी नहीं होती है। इस निरर्थक नाम पद्धति का दोष यही होता है कि इस पद्धति से हमें यह नहीं मालूम होता है कि इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन है। मतलब मार्स गैस कहने से हमें यह नहीं पता चल रहा है कि कितना, सूत्र क्या होगा, उसमें कितने कार्बन होंगे, इससे कुछ नहीं पता चलता है। तो यह एक दोष है कि साधारण नाम पद्धति की एक दोष है कि इसमें, निरर्थक नाम पद्धति साधारण नाम पद्धति की एक दोष है कि इसमें कितने कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यह हम देख करके नहीं बता सकते, उसके नाम देख कर नहीं बता सकते हैं, या नाम उसका लिख कर हमें जानकारी नहीं हो सकता है। साथ ही साथ इसकी संरचना कैसे बनाए, इसमें कितने कार्बन और कितने अणु हैं, इसका बोध हमें नहीं हो पाता है, ये दोष है इसकी। और इसकी विशेषता यही है कि नाम बहुत सरल होते हैं, जल्दी जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन नाम याद हो जाए तो ठीक, लेकिन संरचना का बोध ना हो, कितने कार्बन हो, इसका बोध ना हो पाता है, इसलिए यह पद्धति क्या है, निरर्थक है। इसलिए इसका नाम पड़ेगा निरर्थक नाम पद्धति, जो साधारणतः बहुत उपयोगी नहीं होती है। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं IUPAC नाम पद्धति। IUPAC का होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जेनेवा नाम पद्धति का ही मॉडिफाइड है। जेनेवा में सबसे पहले
आईपीएससी एक संस्था है, आईयूपीएससी जेनेवा में स्थित है। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक हर देश के वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक उसमें बैठ के सदस्य ग्रह है और वो बैठ करके कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने का तरीका बताए। इसमें कार्बनिक यौगिकों का नाम उनमें कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, अगर एक है तो उसमें रूट वर्ड मेथ रहेगा, मूल शब्द। तो एक है तो इसके लिए रूट वर्ड होता है मेथ। 2 कार्बन है, देखो कार्बन की संख्या है, एक कार्बन है तो निश्चित उसमें मेथ लगा होगा, मेथ। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक। अर्थात इन अंकों से इस पर जो ये मूल शब्द है रूट वर्ड अभी बताया क्या होता है मूल शब्द। तो मूल शब्द से हम पहचान लेते हैं कि इसमें कार्बन कितने हैं। अगर हेक्स का दिया, देखो हेक्स का दिया 6 कार्बन है, अर्थात आईपीएससी नाम पद्धति में जो यौगिकों के नाम होते हैं वह आईपीएससी द्वारा जो नियम दिए गए हैं उसके आधार पर जोड़ के बनाए जाते हैं, और उनके नाम में जो अंक होता है रूट वर्ड होता है उससे हम यह पता लगा सकते हैं कि इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन हैं और इसके क्रियात्मक समूह क्या है, ये भी पता चल सकता है। अर्थात कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम पद्धति द्वारा नाम रखना एक नियमबद्ध तरीका है जो अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञों की संस्था ने, अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञों के एक समूह ने आईपीएससी ने इनका एक निश्चित नाम दिया है। और एक नाम लिखने का तरीका होता है, नियम होता है कि इसका नाम ये होगा, इस नियम को आप जाएंगे तो आप भी लिख लेंगे। और इसमें इसकी फायदा क्या है, आईपीएससी नाम पद्धति की विशेषता क्या है, विशेषता यह है कि इसमें कितने कार्बन परमाणु है यौगिक में सब पता चल जाता है, इसमें कौन क्रियात्मक समूह ये भी पता चल जाता है, इसकी जटिल संरचना का निर्माण भी हम कर सकते हैं, इसकी संरचना का निर्माण कर सकते हैं, जटिल से जटिल कार्बनिक यौगिक का नाम लिख सकते हैं। लेकिन नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसे याद करना थोड़ा कठिन होता है, दोष होता है इसका। तो आईपीएससी नाम पद्धति के दोष भी है कि नाम बहुत जटिल होते हैं और आसानी से याद नहीं होते हैं। लेकिन फायदा क्या है इससे, विशेषता क्या है कि इनमें कार्बन की संख्या कितनी है। आईपीएससी नाम पद्धति से यह फायदा है कि यौगिक में कितने कार्बन परमाणु हैं इनके बारे में जानकारी हो जाती है, इनकी संरचना कैसे बनेगी ये भी जानकारी हो जाती है, जटिल से जटिल कार्बनिक यौगिक का नाम लिख सकते हैं, ये आईपीएससी नाम पद्धति है। और आईपीएससी नाम पद्धति के द्वारा ही हम जनरली सभी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखेंगे, इसी के द्वारा आप सीखेंगे। ये तो निरर्थक है, साधारण नाम पद्धति तो थोपा जाता है कि इसका नाम यही होता है, तो याद कर लो साधारण नाम पद्धति में, क्योंकि 10 लिखा था इसका नाम मार्स गैस है। लेकिन इसमें नहीं, इसमें कितने कार्बन है तो कितना कार्बन है तो नाम क्या होगा ये आप जानेंगे, देख लेंगे खुद, उसको आप चेक कर लेंगे। समझ में आया बात। तो अब आईपीएससी नाम पद्धति से हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं संतृप्त असंतृप्त सबका हम लोग नाम लिखना जानेंगे। तो सबसे पहले किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने से पहले हमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है पहले चेक करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या हम रूट वर्ड लगाएंगे, मूल शब्द क्या लगाएंगे ये जानना होगा। अर्थात अगर एक कार्बन होगा तो याद रखना इसको, एक कार्बन होगा तो मेथ रूट वर्ड, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नोन, और 10 कार्बन होंगे तो डेक, ये लगाएंगे। अब जैसे हम लोग चेक करते हैं कैसे नाम कोई लिख रहा है उसको देखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं हमें एक नाम लिखने के लिए आ गया कि इसका नाम लिखिए, इसका नाम आईपीएससी नाम बताइए। तो देखो आईपीएससी नाम लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले तो हम रूट वर्ड याद कर लें। और देखो 2 शब्द और होता है, एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है पूर्वलग्न, एक होता है अनुलग्न। इसे मान लो ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड क्या होते हैं, मूल शब्द। देखो सबसे बड़ा मूल शब्द क्या होते हैं, मूल शब्द रूट वर्ड किसी कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु है उनकी संख्या को बोध कराने वाला शब्द रूट वर्ड कहलाता है। किसी कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम्स पार्टिसिपेट इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट्स इंडिकेट रूट वर्ड्स, वो रूट वर्ड द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब मान लो हम लिख दिए यहाँ पे हेक्स लिख दिए, हेक्स लिख दिए तो 6 कार्बन है, अगर कहीं लिखा हुआ नोन मतलब 9 कार्बन है, डेक लिखा है तो 10 कार्बन है, तो वही होता है मूल शब्द। और मूल शब्द में कुछ देखो, ये मान लो हम लिख दिए मेथ,
ये हो गया आपका एक कार्बन मिले। अगर मूल शब्द के पहले कुछ लगता है उसे कहते हैं पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। आप कुछ बाद में लगता है उसे कहते हैं अनुलग्न, अनुलग्न। अगर मूल शब्द में अनुलग्न, पूर्व सफिक्स प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न और सफिक्स मतलब अनुलग्न। देखो पूर्व लग्न क्या होते हैं, अगर नाम रूट वर्ड से पहले कोई शब्द जुड़ रहा है, मूल रूट मतलब रूट वर्ड से मूल शब्द से पहले कुछ शब्द जोड़ रहे हैं, इसे कहते हैं पूर्व लग्न। जैसे मान लो नाम है मेरा पवन, इससे पहले तुम जोड़ रहे हो नाम, इधर जोड़ रहे हो कुमार, तो ये जो है ये रूट वर्ड हो गया, मूल शब्द हो गया। इससे पहले वाला शब्द क्या है, पूर्व लग्न है, और बाद में क्या है, अनुलग्न है। रूट वर्ड से पहले लगने वाले शब्द को हम कहते हैं पूर्व लग्न, और रूट वर्ड के बाद लगने वाले शब्द को कहते हैं अनुलग्न, जो हर एक हाइड्रोकार्बनों के लिए अलग अलग होता है, वो आपको हम आगे बता रहे हैं अभी। ठीक, तो मूल शब्द समझ गए। मूल शब्द कार्बन परमाणु की संख्या को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है कि कितने कार्बन परमाणु हैं इस यौगिक में। अब देखो, अब हम लोग आईपीएसी नाम लिख रहे हैं, एल्केन, एल्केन होते हैं ना, तो एल्केनों का आईपीएसी नाम लिखते हैं लोग, एल्केनों का आईयूपीएसी नाम। अब एल्केनों का आईपीएसी नाम लिखना हमको। तो एल्केन क्या होते हैं, ये होते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो पीछे मैं आपको बताया खुली श्रृंखला वाले। एल्केन एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होते हैं, खुली श्रृंखला वाले होते हैं। तो एल्केन क्या होते हैं, तो ये एलिफैटिक खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इन्हें। अब एल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन। पैरा का अर्थ होता है लेस, और एफिन का अर्थ होता है क्रियाशील। जो एल्केन होते हैं ना बहुत कम क्रियाशील होते हैं, लेस रिएक्टिव, इसीलिए इसका नाम पैराफिन पड़ गया। पैरा मतलब होता है लेस, एफिन मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, कम क्रियाशील या लेस रिएक्टिव। तो कम क्रियाशील होने के कारण इनका नाम पड़ गया पैराफिन। एल्केनों को हम पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन खुली श्रृंखला अर्थात एलिफैटिक, एल्केन एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक, अर्थात इनकी विशेषता होती है कि इनमें ये कम क्रियाशील होते हैं, साथ ही साथ इनका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला होता है इनका CnH2n+2। अर्थात अगर हम यहाँ n बराबर हो सकता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अगर हम n बराबर 1 रखें तो C1H2 × 1 + 2, अर्थात इसका हो जाएगा जोड़ोगे तो C2+2 हो जाएगा। ये देखो 2 हो जाएगा, 2 + 2 सॉरी C1 तो ऐसे लिख देते हैं CH2, देखो 2 इसको 2 धन 2 CH4, ये बन गया आपका। अब CH4 बन गया, अब इसका नाम क्या होगा, इसको नाम बता रहे हैं। अर्थात पहला बन गया, पहला सदस्य हो गया एल्केनों का CnH2n से अगर दिखे तो पहला बन गया CH4 बन गया, अर्थात CH4 हो गया। इसी प्रकार हम n बराबर 2 रख दें तो जाएगा C2H6, देखो 2 यहाँ रखोगे तो 2 दूनी 4 और 2 6, C3H8 हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर 3 रखोगे n बराबर 3 तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8। C4H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो 4 रखो तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो 10। C5H12, C6H14, C7H16, C8H 8 दूनी 16 2 18। ठीक, अर्थात ये सभी इस्राती श्रेणी हो गई एल्केनों की। एल्केन देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्रमशः कार्बन परमाणु संख्या बढ़ती जा रही है। इनका समान सूत्र याद रखना है। एल्केनों का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, सबसे छोटा सदस्य CH4, उससे बड़ा C2H6, उससे बड़ा C3H8, उससे बड़ा C4H10, उससे बड़ा C5H12, उससे बड़ा C6H14, C6H16, C8H18।
ठीक, इस प्रकार हो गए। अब बात आता है कि ये हो गया आपका पैराफिन भी कहते हैं एल्केनों को, ये एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका समान सूत्र CnH2n। पहचानने का तरीका क्या है, कैसे आप पहचानोगे सूत्र से कि एल्केन है? अगर कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 अधिक है, कार्बन की संख्या की तुलना में हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 अधिक है, जैसे देखो यहाँ पर 4 है तो 4 का 2 गुना 8, 2 10, 5 दूनी 10, 2 12। अगर कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या का कार्बन की संख्या की तुलना में हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 अधिक है तो समझ जाओ एल्केन है। क्या है? एल्केन। अगर उनके भी सिंगल बंध है तब भी वो एल्केन है। ठीक, तो सिंगल बंध इनकी पहचान होती है एल्केनों की, या एल्केनों का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बंध, या कह सकते हैं कि कार्बन की संख्या जितना हो उसका 2 गुने से 2 अधिक क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या हो। सब में देख लेना तुम, इससे पहचान लोगे। एल्केनों का अनुलग्न होता है, इनका आप देखो ये समान सूत्र हो गया, इनका अनुलग्न होता है, अनुलग्न एन लगाते हैं, ANEN, मतलब कि रूट वर्ड में एन लगा देते हैं, और रूट वर्ड में एन, अनु मतलब पीछे, रूट वर्ड के बाद लगाते हैं। अब जैसे एग्जांपल में हम देखो बता रहे हैं, इनका आईपीएसी नाम कैसे देंगे, तो इनका आईपीएसी नाम लिखेंगे, एल्केनों का आईपीएसी नाम, देखो एल्केनों का आईपीएसी नाम कैसे हो जाएगा, अब देखो थोड़ा सीखना है यहाँ पे। एल्केनों का आईपीएसी नाम होगा, मान लो ये हो गया आपका एल्केनों का आईपीएसी नाम बराबर एल्केनों का आईयूपीएसी नाम बराबर, पहले तो रूट वर्ड जो भी आएगा इसमें देख लेंगे, मूल शब्द रूट वर्ड, यही है रूट वर्ड धन एन, ANE एन लिख देंगे, हिंदी में भी एन लिख देंगे। अब मान लो तुमसे पूछ दिया CH4 का नाम क्या होगा, आईपीएसी नाम, तो CH4 का आईपीएसी नाम होगा, बताओ इसमें कितने कार्बन है, तो पहले रूट वर्ड लगाओ, एक कार्बन है, एक कार्बन में कितना रूट वर्ड होता है, मेथ, तो लिख दो METH, मेथ, आधान एन, ANE, इक्वल टू क्या हो जाएगा, METHANE, मेथेन, या लिख दो हिंदी में, एक कार्बन है तो करेंगे मेथ, आधान, रूट वर्ड क्या लगाएंगे, एन, एल्केनों में लगाते हैं, सभी एल्केनों में एन लगाते हैं, तो जाएगा में, आइए हो जाएगा तो हो जाएगा था पर एक मंत्रा थे, मेथेन। ठीक, ये बन गया। इसी प्रकार हम कहें इसका नाम बताओ, C2H6 का नाम बताओ आईपीएसी नाम, तो क्या बताओगे तुम, तो देखो इसमें कितना कुछ नहीं करना है, इस नियम का पालन करना है, इस नियम का, पहले रूट वर्ड, तो रूट वर्ड क्या होता है इसके लिए, तो कितने कार्बन है इसमें, 2 के लिए क्या है, यहाँ देख लो 8, लिख दो 8 धन। अब लगाते हैं एल्केनों का अनुलग्न क्या होता है, एन, तो लिख दो एन, तो हो गया एथेन, एथ लगाते हैं इस तरह, एथ हो जाएगा एथेन, या इंग्लिश लिखना है तो एथ धन एन इक्वल टू एथेन। ठीक, अब तुम लोग और प्रयास करो, इसका नाम लिखने का प्रयास करो, घर बैठ के प्रयास करना। और भी देखो यहां पे ध्यान दो, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में क्या लगाते हैं, यहाँ देखो, अब इसका नाम है C3H8। हम क्यों कह रहे हैं कि एल्केन है भाई, एल्केन का सूत्र होता है, अगर कार्बन की संख्या से 2 गुना 2 अधिक है, 3 है तो 3 का 2 गुना 6 और 2 8 है, एल्केन है, पहचान है इसकी। अब नाम कैसे लिखेंगे इसका, तो नाम लिखेंगे ना इसका, कितने कार्बन है, तो पहले रूट वर्ड आईपीएसी नाम में तरीका है, रूट वर्ड क्या होगा, 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन क्या होगा, प्रो, तो हो जाएगा प्रो धान, अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन, तो एन लगा दो, तो दोनों को जोड़ेगा तो होगा प्रो, आइए जाके इसमें मात्रा बन जाएगा प्रोपेन। इसी प्रकार इसका नाम हम लिखना हो तो क्या बताओगे,
इसका नाम मेथेन हो गया, इसका नाम मेथेन, इसका नाम प्रोपेन हो गया, मेथेन, ये हो गया एथेन, ये हो गया प्रोपेन। इसका नाम बताओ क्या होगा? तो देखो भाई कितने कार्बन है? 4। तो 4 होकर क्लियर करेंगे, ब्यूट धन एन इक्वल टू ब्यूटेन हो गया, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसका नाम तुम लोग थोड़ा बताओ, कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए पेंट, और रूट वर्ड क्या लगाते हैं? एन, पेंट धन एन, पेंटेन, ये बन गया पेंटेन। इसका नाम क्या होगा? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या होता है? रूट वर्ड 6 के लिए हेक्स, और धन एन हेक्सेन, इसके लिए हेप्ट धन एन हेप्टेन, आक्ट धन एक आक्टेन, ये बन गया। इस चीज को आप याद रखोगे और रूट वर्ड याद रखोगे, सबका नाम लिख लोगे, ठीक। तो ये हो गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात एल्केनो का आईपीसी नाम। एल्केनो को पैराफिन भी कहते हैं क्योंकि इनकी क्रियाशीलता एक कम क्रियाशीलता है। एल्केन को पैरा मतलब होता है लेस, आयफिन मतलब होता है रिएक्टिव, यह कम क्रियाशील होता है, इसलिए नाम इसका पैराफिन भी होता है। एल्केनो की परिभाषा होती है कि एल्केन या पैराफिन यह एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, अर्थात इनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध पाया जाता है। इनका समान सूत्र CnH2n+2 होता है। इनमें रूट वर्ड लगाते हैं एन, ANE, एन, इनका रूट वर्ड एन होता है, और इनका आईपीसी नाम लिख लेंगे हम लोग ऐसे, ठीक। अब हम लोग चलते हैं एल्केन के बाद एल्किल समूह आता है, एल्किल समूह। चलो अब एल्किल समूह के बारे में देखते हैं। एल्किल समूह का आईपीसी नामकरण, देखो एल्किल समूहों का आईपीसी नामकरण लिखने के लिए क्या करते हैं? एल्किल समूह क्या होते हैं भाई? एल्किल समूह, एल्किल समूह हम बताए थे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जैसे मेथेन, उसमें से एक कार्बन मतलब CH4 मेथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दोगे तो CH3 बचेगा, यहाँ पर एक बंद खाली रह जाएगा। अर्थात किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकालने पर, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकालने पर जो भाग शेष बचता है उसे एल्किल समूह या एल्किल मूलक कहते हैं, वही एल्किल समूह है। इसे हम आर से दिखाते हैं, कैपिटल आर से, आर, इसको हम दिखाते हैं कैपिटल आर, और इस आर के साथ एक खाली होता है, यही एल्किल समूह है। CH3, C2H5, C3H7, C4H9 ये सब एल्किल समूह है। एल्किल समूहों का साधारण सूत्र होता है CnH2n-CnH2n+1, CnH2n+1 होता है। अर्थात अगर हम देखें यहाँ 1 रखें तो बनेगा C, यहाँ पर 1 रखना है तो 2 + 1 3, CH3 सिंगल बंद, इसके बाद C2H5 सिंगल बंद, 2 रखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ 1 रखेंगे तो CH3 बन गया। अगर हम लोग 2 रखें तो C2H5 बन जाएगा, 3 रखेंगे तो C3H7 बन जाएगा, C4H कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, C5H11 हो जाएगा। अब इनका नाम लिखेंगे तो देखो पहली बात हम लोग एल्किल समूह कहते हैं किसको, इसको याद रखेंगे, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन या किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देने से, निकाल देने से जो भाग शेष बचता है या जो समूह प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। एल्किल समूह कैपिटल आर से दिखाते हैं, आर सिंगल बंद आर, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन कम रहता है इसलिए सिंगल बंद लगाते हैं। इसका समान सूत्र होता है CnH2n+1, अर्थात अगर उनमें कार्बन परमाणु की संख्या से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दुगुने से कम हो, दुगुने से एक अधिक हो, दुगुने से एक अधिक हो, जैसे यह देखो 2 है, दुगुना 4 से अधिक 5 है, और एक बंद खाली हो तो उसे कहते हैं एल्किल समूह। इसे आर से दिखाते हैं, आर बड़ा हो सकता है, आर का सबसे छोटा वैल्यू होता है CH3, उससे बड़ा होता है C2H5, आर का वैल्यू होता है C3H7, आर का वैल्यू होता है C4H9, आर का वैल्यू होता है C5H11, ये होता है, ठीक। आर का मान बढ़ेगा तो हो जाएगा। अब इनका आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं? तो आईपीएसी नाम एल्किल समूहों का आईपीएसी नाम का सूत्र होता है एल्किल समूहों का, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, एल्किल समूहों का
एल्किल समूहों का IUPAC नाम बराबर रूट वर्ड धन इल YLE इल इस तरीके इल, ठीक, सिंगल जुड़ेगा इल। ये होता है अनुलग्न, सॉरी तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए देखो, इसके लिए रूट वर्ड होता है, देखो यहाँ बता रहे हैं, एल्किल समूहों का IUPAC नाम इक्वल टू रूट वर्ड, ये है रूट वर्ड, आधान अनुलग्न लगाते हैं इल YLE इल, सिंगल बंद लगाते हैं, सिंगल बंद YLE मतलब वो इल लगाते हैं इस तरह इल। तो रूट वर्ड ले उसमें अनुलग्न लगा देंगे, अनुलग्न मतलब जो बाद है रूट वर्ड के बाद जाएगा अनुलग्न इल लगाते हैं इल, ठीक। जैसे एग्जांपल में हम एक हल करते हैं, हम लोग देखते हैं, जैसे अब यहाँ देखो सबसे छोटा होता है एल्किल समूह CH3 होता है ना। अब इसका इक्वेशन नाम लिखना है IUPAC नाम बराबर क्या लिखते हैं रूट वर्ड, तो कितना कार्बन इसमें, एक कार्बन है, ये दो मेथ धन आ लगाते हैं इल, देखो तो जाएगा ये छोटी की मात्रा है तो लगा देंगे थ को छोटी की मात्रा जुड़ेगा तो थ को छोटी की मात्रा होगा थिल, मेथिल। इसका ही होगा मेथ, ये देखो मेथ आधान YLE, तो लिख देंगे बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा बराबर, यहाँ लिख देते हैं मेथिल, सॉरी देखो मेथिल हो गया, मेथिल। तो इसका नाम हो गया मेथिल। इसका नाम क्या होगा, देखो दो कार्बन है तो रूट वर्ड लगाएंगे, दो के लिए देखो यहाँ पे एथ अनुलग्न लगाएंगे इल, क्योंकि ये एल्किल समूह है। कैसे हम पहचान है कि एल्किल समूह है, देखो भाई C2H5 है, एक 6 होना चाहिए, कम है 5 हो गया है, तो एल्किल समूह है तो एल्किल समूह में इल लगाएंगे तो हो जाएगा इसका नाम एथ धन इल इक्वल टू एथिल, एथ धन YLE इक्वल टू एथिल बन गए। इसका नाम मेथिल, इसका नाम एथिल, इसका नाम प्रोपिल, इसका नाम ब्यूटिल, इसका नाम पेंटिल। आप लोग लिखिएगा और जब भी हम आपको ऑनलाइन आएंगे तो इसका नाम लिखिएगा आगे तक का 9-10 तक का, और जो चीज़ समझ में नहीं आया आप उसको कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हमसे कहिएगा सर ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, हम बताएंगे इसको। तो हम लोग क्या पढ़े, एल्केनो का किस नाम, अब अनुलग्न याद रखना है, एल्केनो के लिए N ANEN, एल्केनो के लिए अनुलग्न N, एल्किल समूह के लिए इल YLE इल, ठीक। अब हम लोग इसकी संरचना थोड़ा बनाना जानते हैं, चलो इतना आप लोग इसको बनाना, अगर जो भी दिक्कत आएगा तो अगले वीडियो में हम पुनः आएंगे तो उसमें इसका आगे बताएंगे आपको IPAC नामकरण की विधि, ठीक। तो आज इतना ही जानते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताएंगे, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िए घर, और जो चीज़ नहीं होगा 4 बजे लाइव आएंगे तो बताना तुम लोग। धन्यवाद।